Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, recently में ब्रिक्स 2024 समिट जो है वो खत्म हुआ है. So हम इस वीडियो में ब्रिक्स के डिटेल्स को जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स है और सिग्निफिकेंस इन द पर्सपेक्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे. अब जानते हैं कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि आपका एस्टैब्लिश हुआ था 16 जून 2009 में. इसका मेन मोटिव ये है कि जितने भी आपके ब्रिक्स नेशन है उनकी इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए, आपस में किस तरह से ट्रेड को और ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि ये मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है. सो देखिए, अगर 30% आपका सिटीजन वर्ल्ड के हैं, एक साथ मिलके कोई अच्छा काम करे, सो जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उससे हटके ये लीग बनाया गया कि उनका जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. तो रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर जी 16th ब्रिक्स समिट को अटेंड किया है रशिया के कजान सिटी में. उसके साथ ही उन्होंने वहां पे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मीटिंग की, एज वेल एज साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा और भी जो भी स्टेट के हेड्स आए थे, इजिप्ट हो गए, सऊदी अरेबिया हो गया, इथोपिया हो गया, एज अ ऑब्जर्वर स्टेट एज अ मेंबर आए थे और गेस्ट के रूप में आए थे. उनसे भी उन्होंने वहां पे मीटिंग की और इन सभी को होस्ट किसने किया? जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी ने, इन द सिटी ऑफ कजान, रशिया. तो ब्रिक्स क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. फर्स्ट जो इनका समिट हुआ था रशिया के 2019 में अंडर द नेम ऑफ ब्रिक. और जो ब्रिक्स, बाद में ये ब्रिक्स हुआ क्योंकि 2010-11 में जो साउथ अफ्रीका है, आफ्टर मैनी मीटिंग्स उसको ऐड किया गया एज अ मेंबर. फिर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अटेंड किया देयर फर्स्ट समिट एज अ मेंबर यहाँ 2024 में. रशिया और सऊदी अरेबिया जो है अभी ऑफिशियली तो नहीं ज्वाइन किया है, बट दे पार्टिसिपेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एज एन इनवाइटेड नेशंस. अब ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव है कि वेस्टर्न डोमिनेंस से हटके एक लीग बनाया जाए, जिसका मेन काम ये होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि किस तरह से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको, उसकी इकोनॉमी को मजबूत किया जाए, उसके फॉरेन रिलेशन को बढ़ाया जाए और आपस में ट्रेड को इंक्रीज किया जाए, एंड जो भी कल्चरल एक्सचेंज है उसको भी बढ़ाया जाए. ब्रिक्स इन इट्स अर्लियर फॉर्मेट 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज थे. मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये सारे स्टेट्स के इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाना है एट इंटरनेशनल लेवल पे, और इसमें वेस्टर्न स्टेट्स की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए. सो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2023 में जो 15th ब्रिक्स समिट हुआ था, हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, जिसमें 6 कंट्रीज जो थे वो इनवाइट किए गए थे to join this alliance, and these were the Iran, UAE, Saudi Arabia, Argentina, Egypt and Ethiopia. BRICS, before expanding in 2023, BRICS platform represent 42, more than 42% कह सकते हैं. वर्ल्ड पॉपुलेशन 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी है और 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 18% जो आपका वर्ल्ड का ट्रेड है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अकेला ब्रिक्स. एम क्या है अलायंस का? टू चैलेंज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोनोपोली ऑफ द वेस्ट. ग्रुप sets priorities and have discussion once every year, हर साल होता है during the BRICS summit, and which members take turn hosting. सबका अपना अपना नंबर आता है तो ये होस्ट करते हैं. 16 ब्रिक्स समिट अभी हुआ है रशिया में, कजान सिटी में. वन ऑफ द रशिया का लार्जेस्ट एंड वेल्थिएस्ट सिटीज है, इमर्जिंग स्टेट है कह सकते हैं, और कल्चरली भी डाइवर्सिफाई है. लेकिन कह सकते हैं कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही मॉडर्न बेस पे बनाया गया है, बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और वर्ल्ड से यहाँ पे लोग एज ए टूरिस्ट भी आते हैं. सो व्हाई वाज द कजान चूजन एज द होस्ट सिटी ऑफ द 16 ब्रिक्स? इसका ये रीजन है, कजान को इसलिए सेलेक्ट किया गया बिकॉज इट इज एन इमर्जिंग
स्टेट है रशिया का, एंड थर्ड कैपिटल विच ऑल्सो सिंबलाइजिंग द कंट्री कल्चरल डाइवर्सिटी है। मिक्स एथनिक रशियंस भी देखने को मिलते हैं, तातर्स यानी कि जो टर्की से यहाँ पे बहुत पहले आए होंगे, अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है मॉडर्नाइजेशन में, एज वेल एज मेन इट इज एन आइडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रशियाज इवॉल्विंग नेशनल आइडेंटिटी को भी बढ़ा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। एजेंडा क्या है 16th ब्रिक्स समिट का? सेंट्रल थीम यूनाइटिंग ब्रिक्स मेंबर्स इज देयर डिसइल्यूजनमेंट विद वेस्टर्न लेड ग्लोबल गवर्नेंस, जैसा मैंने कि आपको बताया। पर्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक स्फीयर में, इकोनॉमी के अगर एरिया में बात करें कि अर्थव्यवस्था को किस तरह बढ़ाना है विदाउट वेस्टर्न डोमिनेंस, एंड दिस सेंटिमेंट हैज इंटेंसिफाई फॉलोइंग द सेक्शन ऑफ। क्यों ये इंटेंसिफाई किया गया? क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, मतलब दोनों देशों के बीच में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, तो जो आपके वेस्टर्न सिस्टम है उन्होंने स्विफ्ट पे बैन कर दिया। स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, तो उसमें अब रशिया नहीं है। So Ukraine, which raised concern among global South nation about the West potentially using global financial tool as a weapon, इन्होंने यूज किया है। एंड इन्होंने वेस्टर्न ने जब ये लड़ाई स्टार्ट हुआ तो भारत पे भी ये प्रेशर डाला गया बाय वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली जो आपका यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, कि हम रशिया के अगेंस्ट वोट करें, लेकिन हमारा फॉरेन पॉलिसी एकदम न्यूट्रल है, हम किसी भी स्टेट की नेशन के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। और बात रशिया की आई तो रशिया तो इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है। हाँ, जब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें कह सकते हैं कि हमारे पास जब बहुत वेपन्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो रशिया वाज द फर्स्ट नेशन हु कम फॉरवर्ड टू हेल्प इंडिया। और इंटरनेशनल लेवल पे जब भी बात फॉरेन कह सकते हैं रिलेशन की आती है, हाँ, तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी आपके वेस्टर्न और ये कुछ पाकिस्तान हो गया, ये जो मैटर आता है उस पे जो रशिया होता है वो इंडिया का ही साथ देता है। सो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है, ब्रिक्स एम्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर को भी कम करना है, ये जो हम इस पे लेके बैठे हैं, यहाँ पे ये मानना है ब्रिक्स नेशन का कि एक ब्रिक्स करेंसी होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी उस पर उतना फोकस नहीं किया जा रहा है। अभी ये कहा जाए कि दो देशों के बीच की करेंसी में ही ट्रेड करना अच्छा होगा। एंड द स्विफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन को यहाँ पे इन्होंने रशिया को यहाँ से हटा दिया है, फ्रॉम विच रशियन बैंक्स वर एक्सक्लूडेड इन 2022, यानी कि इस रशियन बैंक्स को बैन कर दिया गया है इंटरनेशनली अपने काम को लेकर। फिर 2023 में ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे लूला जी, उन्होंने प्रपोज किया कि ट्रेडिंग करेंसी होनी चाहिए ब्रिक्स की। अब ये नहीं है, अब वहां पे नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं। सॉरी, मुझे उनका नाम अभी नहीं पता है, पता था लेकिन अभी यहाँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। दो एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस डाउट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उस पे डाउट है कि कितना काम करेगा अगर ट्रेड के मैटर से देखें तो। Instead, the focus is shifting to using national currency को ही bilateral trade के लिए यूज किया जाएगा, जिससे रिड्यूस होगा exposure to currency fluctuation and dependence on dollar. Additionally, China has developed a limited alternative to SWIFT, while countries like Turkey and Brazil जो है अपना गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। करेंसी स्वैप फॉर एनर्जी डील के लिए ऑल्सो गेन कर रहा है यहाँ पे पॉपुलैरिटी, ऑल रिफ्लेक्टिंग अ डिजायर फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फ्रॉम द वेस्ट होना चाहिए। सिंपल कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वेस्टर्न को काउंटर करना। अब सिग्निफिकेंस क्या रहा है कजान इन रशिया? तो कजान रशिया का इमर्जिंग थर्ड कैपिटल है, नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, मिलिट्री इंडस्ट्री है, वेपन्स बनाए जाते हैं, और यही वेपन को जो एक्सपोर्ट करता है रशिया, और हमारी बहुत ज्यादा जो वेपन की रिक्वायरमेंट्स है रशिया से ही हमने लिया है। और अभी तो हम डोमेस्टिक लेवल पे भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन रशिया और इसराइल जो है हमें सबसे ज्यादा मिलिट्री वेपन प्रोवाइड कराता है। एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग आईटी सेक्टर बढ़ रहा है वहां पे। कजान जो है ब्रांडेड रशिया का थर्ड कैपिटल है, 2029 में ही इसे डिक्लेयर कर दिया गया है बाय रशिया।
फिर कजान जो है वो मॉस्को से 900 किलोमीटर ईस्टर्न साइड में है, विच इज ऑल्सो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दो नदियों के बीच में है, वोल्गा और कजांका, उसी के नाम से कजान रिवर पड़ा है। एंड इट इज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ तातरस्तान। और सिटी का जो पॉपुलेशन है एथनिक रशियन 48% है, तातर 47 और प्रीडोमिनेंट मुस्लिम टर्की एथनिक ग्रुप है। फिर डेमोग्राफिक की बात कर ले तो दे वर ऑल्सो इन बैलेंस, मेक्स कजान अ सिंबल ऑफ रशिया, इवॉल्विंग आइडेंटिटी है जिसमें मल्टी एथनिक ग्रुप्स है और मल्टी रिलीजियस नेशन के रूप में ये उभर रहा है। रोल ऑफ ब्रिक्स, अब एक एनालिसिस कर लेते हैं डेप्थ में। सो सक्सेस अचीवमेंट्स इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स जो है has encouraged greater trade and investment है इनमें मेंबर कंट्रीज में, yes. There has been rise in intra-BRICS trade, yes. Contributing to stronger economic, yes. दोनों है। व्यापार बढ़ रहे हैं ब्रिक्स नेशन, और ब्रिक्स नेशन के जो बिलेटरल ट्रेड होते हैं दो देशों के बीच में, वो भी फॉर एग्जांपल इंडिया और रशिया का ट्रेड देख लें, सो ये भी बढ़ रहा है। और द ग्रुप हैज एम्फसाइज्ड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम, और अपने जो ओन इकोनॉमिक है उसको बढ़ाना है। एनहेंसिंग देयर ओन इकोनॉमिक रेजिलियंस विद फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल को बढ़ाना है, कि जितने भी नेशन स्टेट्स हैं वो एक साथ बढ़ें। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, ये हमारे भारत की एक आइडिया कह सकते हैं। मेजर माइलस्टोन फॉर ब्रिक्स जो था 2014 में इसको, इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, विद जो कैपिटल था 100 बिलियन यूएसडी डॉलर रखा गया। सो ये बैंक प्रोवाइड कराएगा फंड, पैसा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद इन ब्रिक्स नेशन के बीच में होगा इन अदर डेवलपिंग नेशंस को, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड प्रोवाइड कराते हैं उसी तरह से पूरा ये मैप बनाया गया है, ब्लूप्रिंट। सो नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, सॉरी मैंने नेशनल बोल दिया, इट्स अ न्यू डेवलपमेंट बैंक which has been successfully financed numerous projects in member countries को भी फाइनेंस दिया है, जिसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है ये फंड के जरिए। फिर कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फंड रखा गया है ब्रिक्स का, इसमें है सीआरए 100 बिलियन रिजर्व पूल है, जो प्रोवाइड कराएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट जब अगर किसी स्टेट में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर आ जाए तो। फिर सीआरए यानी कि कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एम टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट एंड सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है मेंबर इकोनॉमिक्स नेशन को फ्रॉम एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक से। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट की बात करें तो ब्रिक्स जो है हैज बिकम ए इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल ब्लॉक बन चुका है, विच आल्सो एडवोकेटिंग फॉर अ मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को एडवोकेट करता है कि इसमें और भी ज्यादा लोगों को आना चाहिए, एंड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक में। टेक्निकल कॉपरेशन की बात करें तो ब्रिक्स नेशन आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी कॉपरेट करते हैं, साइंस में, इनोवेशन में, यस। इनिशिएटिव लाइक ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम है ब्रिक्स नेशंस के लिए, जिसका एम है कि कोलैबोरेट करें रिसर्च में, साइंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस में, इनोवेशन और टेक्निकल फील्ड में। फिर और जो टेक्निकली डेवलप नहीं है तो उनको टेक्निकली भी असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाए। एंड देयर हैज बीन जॉइंट एफर्ट्स इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह अच्छा किया जाए, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को कितना यूज किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट में, हाँ, जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गई, मैनमेड हो गया, एंथ्रोपोलॉजिक हो गया, तो इन सब चीजों में किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके नेचुरल कैलामिटीज को कम से कम करें और जो उससे इंसान को नुकसान होता है वो कम हो सके। शोकेसिंग द ग्रुप कमिटमेंट टू एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस को भी कम करना है, जिसमें क्लाइमेट चेंज है और आपके किस तरह से हम इन्वायरमेंट को और ज्यादा ग्रीन बना सकते हैं, जिसमें ग्रीन बेल्ट हो गया, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। चैलेंजेस है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी है तो चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि वेस्टर्न को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलता है अमंग मेंबर नेशंस में, जैसे कि ब्रिक्स नेशन जो है इकोनॉमिकली डाइवर्स है, यानी कि जितना रशिया डेवलप है इकोनॉमिकल लेवल पे, चाइना है उतना इंडिया नहीं है, और दो आपके ब्राजील हो गए, साउथ अफ्रीका हो गए, वो उतने नहीं है। सो विथ वेरिंग डेवलपमेंट लेवल है, जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक का वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं है। चाइना हो गया वन पॉलिटिकल पार्टी है, और रशिया भी हो गया वन पॉलिटिकल पार्टी जो है, अभी फिलहाल तो वन पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि वहां का जो
गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो भी अपोजिशन में व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट होता है उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव ही रिजल्ट देखने को मिलता है। और वैसे भी व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज करा दिया है कि 2036 तक वही एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे। और जो वो आपके कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं वो जस्ट फॉर नेम सेक होते हैं, क्योंकि एट द एंड उसमें व्लादिमीर पुतिन की ही पार्टी जीतती है। और इंडिया का जो है वो डेमोक्रेटिक लेवल पे है। हाँ, सो ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एंड दिस डिस्पैरिटी समटाइम्स हिंडर्स कंसर्न्स ऑन की इशू में। ऑब्वियसली इसमें डिफरेंसेस पैदा करता है, एज द प्रायोरिटीज इंटरेस्ट ऑफ ईच मेंबर कैन डिफर सिग्निफिकेंटली। जियो पॉलिटिकल राइवलरी है, जैसे कि इंडिया और चाइना हो गया, तो यहाँ पे चाइना एक तरह से एडवोकेट करता है कि पाकिस्तान को हम एज अ मेंबर बनाए, तो नहीं, इंडिया यहाँ पे अपोज करता है। सो सम टाइम देखने को मिलता है कि राइवलरी क्रिएट हो जाता है, विच ऑल्सो स्ट्रेट इंट्रा ब्रिक्स रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है इसका नेगेटिव, इम्पैक्टिंग द ग्रुप कोहेशन। एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात करें, रीजनल इंटरेस्ट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर रिलेशन विथ वेस्टर्न पावर के साथ देख ले तो कॉम्प्लेक्स है, जितने भी ब्रिक्स नेशन की है, क्योंकि ब्रिक्स, ये सारे जो नेशन है ब्रिक्स के, उनको चाहता है डोमिनेंस करना। एज अ ब्रिक्स कंट्री दे हैव बीन डिफरिंग स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग द वेस्ट। सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और फॉरेन रिलेशन है लेकर। इंडिया का है, इंडिया का ये है कि हम सबके साथ प्रॉपर तरीके से चले, लेकिन चाइना का अलग है, रशिया का लड़ाई रहता है वेस्टर्न कंट्री से। हाँ, और जो ब्राजील है तो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, तो उसका भी जो रिश्ता है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ उतना कुछ खास नहीं है। सो बोथ एंड चाइना आर नाउ व्यूइंग द वेस्ट विद अ लॉट मोर सस्पिशन के साथ चाइना और रशिया देख रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वन इकोनॉमी का पार्ट है। चाइना का वन इकोनॉमी कहता है कि हर वर्ल्ड के हर नेशन में अपना सामान लेकर बाजार में आप एंटर मान लो, तो ये चाइना का वन इकोनॉमी पार्ट है। एंड रशिया का डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है, सो दे वर सस्पिशियस with their relation with European Union and Western countries. So this is due to the Russia-Ukraine war. अब जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो सबने वेस्टर्न कंट्रीज में रशिया के बहुत सारे फाइनेंशियल बैन लगा दिए, पॉलिटिकल बैन लगा दिए। हाँ, कि वहां के जो रिचेस्ट और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पर्सन है वो वेस्टर्न कंट्रीज में बिजनेस नहीं कर सकते, और यूक्रेन को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि साथ मिला है। सो ये यहाँ पे ये है। एंड फ्रीक्वेंट जो रोड ब्लॉक्स होता है यूएस चाइना को लेके, यूनाइटेड नेशंस में भी काफी आते जाते वक्त देख सकते हैं कि इनके बीच अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं इनके रिलेशन में। सो इंडिया जो है मीनवाइल हैज बीन डिपेंडिंग इट्स रिलेशन इन स्पेयर्स ऑफ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी विद यूएस। अब इंडिया का यूएस के साथ अलग रिलेशन है, हमें अपनी इकोनॉमी को आगे करना है, टेक्नोलॉजी हम वहां से लेते हैं। हाँ, सो हमारा रिलेशन यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू चाइना और रशिया। देन स्लो प्रोग्रेस है ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें, डिस्पाइट सब तो एडवोकेट करते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म होना चाहिए, मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, प्रोग्रेस ऑन रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ एंड यूएन हैज बीन स्लो। सो यहाँ पे तो देखने को मिलता है कि अगर दूसरों से भी कंपेयर करें तो जितना ब्लूप्रिंट और पूरा कह सकते हैं कि मैप, माइंड मैप बनाया गया उसके हिसाब से तो नहीं चल रही है। द ग्रुप इन्फ्लुएंस इज ऑफन लिमिटेड बाय entrenched global power structure। चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस है सिर्फ ब्रिक्स में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। चाइना जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है विथ इन ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स की बात कर ले तो ऑफन हैज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है ऑन द ग्रुप इकोनॉमिक एजेंडा में, इसी का डोमिनेंस चलता है। एंड दिस ऑल्सो क्रिएट एन इम्बैलेंस को क्रिएट करता है एंड जनरेट करता है कंसर्न अमंग द अदर मेंबर स्टेट अबाउट बीजिंग इंक्रीजिंग स्वे इन द ब्लॉक डिसीजन मेकिंग में। सो ये तो रहा इसके कुछ पॉइंट्स एनालिसिस। अब बात करते हैं कि मेन अचीवमेंट क्या रहा है ब्रिक्स जब से बना है। सो हम नेगेटिव तो नहीं रहे, कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिले हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फंड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अमंग नेशन कंट्रीज फॉर ब्रिक्स, एंड ऑल्सो प्ले अ crucial role in promoting a multipolar global order को promote कर रहा है। The advocate for the inclusion of developing countries को भी involve करना है global institution में, climate change हो गया, economy, साइंस टेक्नोलॉजी में आपका रिसर्च, ये सारी चीज भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये तो रहा 16th ब्रिक्स के डिटेल्स, होप आपको समझ में आया होगा, यूजफुल होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कुछ पॉइंट्स हैं
जैसे कि हमें ये मगअप होना चाहिए कि 16 ब्रिक्स है उसका क्या थीम रहा है, कहाँ हुआ है, किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इकोनॉमी, हाँ ये सब क्या क्या रहा है। सो होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।